मूवी की शुरुआत में हम इंसानों के स्पेसशिप को देखते हैं जो एक रेस्क्यू मिशन पर आए थे, पर उन्हें पता चलता है कि जिन्हें वो बचाने आए थे वो बहुत पहले ही मर चुके हैं। उस स्पेसशिप के कैप्टन को अपने सामने एक ब्लैक होल दिखाई देता है और उसके अंदर से लगभग 100 गुना बड़ा शिप बाहर निकल कर आता है। ये शिप न्यूरो का था जिसने ब्लैक होल की मदद से टाइम ट्रैवल किया था। वो स्टारशिप के कैप्टन को कहता है कि वो निहत्थे उनके सामने आए, नहीं तो वो उनके स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय कर देगा। मजबूरन कैप्टन को उनकी शर्तों को मानना पड़ता है। जाने से पहले वो सैमुअल कर्क को नया कैप्टन बना देते हैं। जब कैप्टन न्यूरो के पास जाते हैं तो न्यूरो उसे एक आदमी का चेहरा दिखाता है जिसका नाम स्पॉक्स था। कैप्टन उसे कहता है कि मैं इस आदमी को नहीं जानता। जब न्यूरो को पता चलता है कि उसने गलत समय में टाइम ट्रैवल किया है तो वो तुरंत ही कैप्टन को मार देता है और बाकी के लोग भी उसके किसी काम के नहीं थे, इसीलिए वो उनके स्पेसशिप पर अटैक कर देता है। सैमुअल सभी को शिप से बाहर निकलने को कहता है जिसमें उसकी प्रेग्नेंट वाइफ भी शामिल थी। सैमुअल ने सोचा था कि वो शिप को ऑटो पायलट पर डालकर अपनी शिप की टक्कर उनकी शिप के साथ कर देगा, लेकिन न्यूरो के अटैक की वजह से शिप का ऑटो पायलट खराब हो गया था, इसीलिए उसे शिप को मैनुअली ऑपरेट करना पड़ेगा, जिसका मतलब था कि टक्कर के समय वो भी शिप के अंदर रहेगा, जिसकी वजह से उसे अपनी जान गंवानी पड़ेगी। अपने लोगों को बचाने के लिए सैमुअल कुछ भी करने को तैयार था। उसकी पत्नी शिप में उसके बच्चे को जन्म देती है और सैमुअल उसका नाम रखता है जेम्स। इससे पहले वो कुछ और कह पाता, उन दोनों के बीच में टक्कर हो जाती है और सैमुअल की मौत हो जाती है। कुछ सालों के बाद हम उसी बच्चे को देखते हैं जो अब काफी बड़ा हो गया था। वो अपने सौतेले पिता की कार को चोरी करके हाई स्पीड में ड्राइविंग कर रहा था। पुलिस उसका पीछा करती है जिसकी वजह से जेम्स घबरा जाता है और एक पहाड़ी से गिरने से बाल बाल बचता है। दूसरी ओर वल्कन नाम के प्लेनेट पर हम स्पॉक्स को देखते हैं। ये वही बच्चा है जिसके बारे में न्यूरो पूछताछ कर रहा था, लेकिन फिलहाल वो बहुत छोटा है। स्पॉक्स बहुत ज्यादा स्मार्ट था, इतना स्मार्ट कि उसे पढ़ी हुई हर चीज हमेशा याद रहती थी, लेकिन उसकी बस एक समस्या थी कि उसकी माँ एक इंसान थी, इसलिए वल्कन के लोग उसे अपनी प्रजाति का हिस्सा नहीं मानते थे और उसे वल्कन्स की किसी भी काउंसिल को ज्वाइन करने की परमिशन नहीं थी। इसी तरह वो बड़ा हो जाता है और हमेशा उसके चेहरे पर इस बात की मायूसी रहती थी कि उसके अपने ही लोगों ने एक इंसान का बेटा होने की वजह से ठुकरा दिया। इस तरह कई और साल बीत जाते हैं और अब स्पॉक्स बड़ा हो चुका था। स्पॉक्स बस अपने आप को काबिल साबित करना चाहता था। दूसरी तरफ अर्थ पर हम जेम्स को देखते हैं। जेम्स जैसे जैसे बड़ा होते गया वो दिन ब दिन अय्याश बनने लगा। हर हफ्ते की तरह वो एक बार में बैठकर उहुरा नाम की लड़की से बात करके उससे फ्लर्ट करता है या फिर कहें कि उसका दिमाग खाने लगता है। लेकिन बार के सिक्योरिटी गार्ड जब उसे फिर से बदमाशी करते हुए देखते हैं तो वो जेम्स को रोकने की कोशिश करते हैं, पर जेम्स उनकी एक नहीं सुनता और उन्हीं लोगों से हाथापाई करता है। उन्होंने जेम्स को मार मार कर उसकी हालत खराब कर दी थी, लेकिन तभी क्रिस्टोफर पाइक नाम का एक आदमी उससे मिलने आता है। वो फिलहाल इंटरप्राइज का कैप्टन था, लेकिन उसने कभी जेम्स के पिता सैमुअल के साथ भी काम किया था। क्रिस्टोफर कहता है कि तुम्हारे पिता सिर्फ कुछ मिनटों के लिए कैप्टन बने थे और उन्होंने 800 लोगों की जान बचाई। मुझे भरोसा है कि तुम अपने पिता की तरह बहुत बहादुर हो। इसीलिए क्रिस्टोफर उसे स्टार फ्लीट एकेडमी ज्वाइन करने को कहता है। वो जेम्स से कहता है कि तुम्हें एक मकसद की जरूरत है और शायद इससे अच्छा मौका तुम्हें ना मिले। अब जेम्स वैसे तो स्टार फ्लीट को पसंद नहीं करता था, लेकिन क्रिस्टोफर की बातों का उसके ऊपर बहुत गहरा असर पड़ता है और वो अगले दिन उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन कर लेता है। यहाँ पर हम उहुरा को भी देखते हैं जिसकी वजह से जेम्स ने उस दिन मार खाई थी। साथ ही में उसकी मुलाकात मैकॉय नाम के एक आदमी से होती है। पेशे से वो एक डॉक्टर था और आगे जाकर उन दोनों में बहुत गहरी दोस्ती होने वाली है। इसके 3 साल बाद हम देखते हैं कि सभी लोग जिन्होंने उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हिस्सा लिया था वो अब अपने अपने काम में माहिर हो चुके हैं और जल्द ही उन्हें उनकी पोस्ट सौंप दी जाएगी। उन्हें हर महीने एक टेस्ट देना पड़ता था जिसमें उन्हें एक शिप को दुश्मनों से रेस्क्यू करना था। इस टेस्ट को स्पॉक्स ने डिजाइन किया था और इसे पार कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं थी, लेकिन जेम्स उस टेस्ट को ऐसे पास कर देता था जैसे कि कोई मजाक हो। यहाँ तक कि उसने अपनी 4 साल की ट्रेनिंग 3 साल में ही खत्म कर ली थी। स्पॉक्स को लगता था कि जेम्स इस टेस्ट में चीटिंग करके पास हुआ है, इसलिए वो उसके ऊपर वहाँ की कोर्ट में चीटिंग का केस फाइल करता है। कोर्ट में उनकी काफी बहस भी होती है। स्पॉक्स कहता है कि इस टेस्ट को इसलिए बनाया गया था कि ये कैप्टन को अपने लोगों को खोने के डर का एहसास हो, लेकिन जेम्स ने ऐसा कुछ महसूस नहीं किया। उसके लिए तो ये सब एक वीडियो गेम था। अब जेम्स इससे पहले इन सब इल्जामों के ऊपर कोई सफाई दे पाता, उन लोगों को पता चलता है कि उनका एक स्पेसशिप किसी ब्लैक होल के पास फंस गया है जिसे उन्हें रेस्क्यू करना होगा। इसीलिए सभी लोग तुरंत ही उसे बचाने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन जेम्स को उन लोगों ने डिसमिस कर दिया था। इसका मतलब वो कहीं नहीं जा सकता। पर उसका दोस्त मैकॉय जेम्स को एक दवाई देता है जिसके असर से जेम्स बीमार होने लगता है और इस तरह वो उसे एक पेशेंट की तरह किसी तरह शिप के अंदर ले आता है। लेकिन उस दवाई के चलते जेम्स के हाथ पैर में सूजन होने लगती है और वो गुब्बारे की तरह फूल गया था। जेम्स को पता चलता है कि उन्हें वल्कन प्लेनेट के पास तेज चमकीली रोशनी दिखाई दी है। जेम्स समझ जाता है कि ये वही है जिनसे कई साल पहले लड़ाई करते हुए उसके पिता मारे गए थे। वो तुरंत ही कंट्रोल रूम के अंदर भागता है और कैप्टन से कहता है कि हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए, वो हमें चारों ओर से घेर कर हम पर हमला करेंगे। पहले तो स्पॉक्स उसकी एक नहीं सुनता, पर उसकी बातों में थोड़ी सच्चाई थी। वो जैसे ही वल्कन प्लेनेट पर पहुंचते हैं वो देखते हैं कि उनसे पहले आने वाले सभी शिप डिस्ट्रॉय हो चुके थे और अब वो भी दुश्मन के निशाने पर थे। न्यूरो ने उनके सभी सिग्नल्स को ब्लॉक कर दिया था। इसका मतलब उनकी कोई भी वायरलेस टेक्नोलॉजी काम नहीं करेगी, लेकिन न्यूरो उन पर हमला नहीं करता क्योंकि इतने सालों से वो बस स्पॉक्स का इंतजार कर रहा था। वो उनके कैप्टन को सरेंडर करने को कहता है। क्रिस्टोफर को अपने लोगों की जान बचाने के लिए उनकी बात माननी पड़ती है, लेकिन उसके पास एक प्लान था। सबसे पहले वो उनके सिग्नल ब्लॉकर को डिस्ट्रॉय करेंगे ताकि वो टेलीपोर्टेशन डिवाइस का इस्तेमाल कर सके। इसके लिए जेम्स, ओल्सन और सुलू ये तीनों लोग पैराशूट लेकर टावर के ऊपर कूद जाते हैं। उनकी तय की गई दूरी पर वो अपने अपने पैराशूट खोल देते हैं, लेकिन गलत लैंडिंग की वजह से ओल्सन जलकर मर जाता है। जेम्स और सुलू भी उस टावर पर इस तरह लैंड करते हैं कि अगर थोड़ी सी चूक होती तो वो दोनों बहुत दर्दनाक मौत मारे जाते। इससे पहले वो कुछ समझ पाते न्यूरो के लोग उनके ऊपर हमला कर देते हैं, पर जेम्स उन लोगों को मार देता है। वो उस टावर के ऊपर गोलियां चलाते हैं जिसकी वजह से उनका सिग्नल ब्लॉकर खराब हो जाता है और वो एक बार फिर से अपने लोगों को टेलीपोर्ट कर सकते थे। न्यूरो को जब इसके बारे में पता चलता है तो वो तुरंत ही रेड मैटर नाम की एक एलिमेंट से एक वेपन तैयार करता है
है, जिसकी वजह से एक आर्टिफिशियल ब्लैक होल बनाया जा सकता था। उनका प्लान था कि वो वल्कन प्लैनेट के कोर में उसे फेंक देंगे, जिसकी वजह से वो ब्लैक होल पूरे प्लैनेट को निगल जाएगा। वो स्पॉक्स के प्लैनेट को बर्बाद होते हुए देखना चाहता था। रेड मैटर को प्लैनेट के कोर में फेंकते ही ब्लैक होल बनना शुरू हो जाता है। जेम्स और सुलू नीचे गिरने लगते हैं, लेकिन इससे पहले वो एक फटते हुए ज्वालामुखी में गिरते हैं। उन दोनों को टेलीपोर्ट कर लिया जाता है और वो दोनों बाल बाल बचते हैं। वल्कन प्लैनेट पर स्पॉक्स के लोग फंसे हुए थे। उन्हें बचाने के लिए वो खुद को प्लैनेट पर टेलीपोर्ट करता है। स्पॉक अपने परिवार को उस प्लैनेट से निकाल ही रहा था कि तभी टेलीपोर्टेशन के बीच में स्पॉक्स की मां नीचे गिर जाती है और वो सिग्नल से दूर होने की वजह से उन्हें छोड़कर सभी शिप में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। स्पॉक्स उस ब्लैक होल को अपने प्लैनेट को निकलते हुए देखता है, जिसमें उसकी मां समेत 6 लाख लोग मारे जाते हैं। स्पॉक अपनी मां की मौत से बहुत दुखी था, लेकिन वो कभी अपने इमोशंस को दिखाता नहीं था। उसे गुस्सा आए या फिर दुख हो, उसका चेहरा हमेशा एक जैसा ही दिखाई देता था। स्पॉक समझ गया था कि न्यूरो फ्यूचर से आया है, इसलिए उससे जीत पाना नामुमकिन है। दूसरी तरफ न्यूरो क्रिस्टोफर को टॉर्चर करके उससे स्टारफ्लीट की सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन निकलवाना चाहता था, लेकिन जब क्रिस्टोफर उसे कुछ नहीं बताता तो न्यूरो उसके अंदर एक स्कॉर्पियन जैसा जानलेवा क्रिएचर डाल देता है, जिससे क्रिस्टोफर दर्द से तड़पने लगता है। जेम्स स्पॉक से कहता है कि हमें जल्दी ही कैप्टन को बचाना होगा, लेकिन स्पॉक उसकी इस राय से सहमत नहीं था, क्योंकि अगर वो वहाँ दोबारा जाते तो कैप्टन के साथ वो भी मारे जाते। अब इस बात को लेकर उन दोनों में बहस हो जाती है। बात इतनी आगे बढ़ जाती है कि स्पॉक जेम्स को शिप से नीचे फिकवा देता है। जब जेम्स की आँख खुलती है तो वो खुद को एक अजीब से प्लेनेट पर पाता है। वहाँ पर चारों ओर बर्फ ही बर्फ थी। अपने सामने वो एक बड़े से क्रीचर को देखता है जो उसे मारने वाला था, लेकिन तभी उसे एक उससे बड़ा क्रीचर खा जाता है और अब वो जेम्स को भी खाने वाला था। जेम्स जान बचाकर वहाँ से भागने लगता है। भागते भागते उस सुनसान प्लेनेट पर उसे एक आदमी मिलता है जो उसकी जान बचा लेता है। वो आदमी कहता है कि तुमने मुझे कैसे ढूंढा? जेम्स उसे कहता है कि मैं यहाँ किसी को ढूंढने नहीं आया था, बल्कि स्पॉक्स ने उसे शिप से नीचे फेंक दिया और ये उसकी पनिशमेंट है। इसके बाद वो आदमी उसे वो बताता है जिसे जानने के बाद जेम्स को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। वो कहता है कि वो ही स्पॉक है और वो फ्यूचर से आया है। स्पॉक उसे कहता है कि आज से 129 साल बाद हमारी गैलेक्सी में एक स्टार की डेथ होने वाली है, जिससे बनने वाला सुपरनोवा हमारी गैलेक्सी को खत्म कर देता। रेड मैटर की मदद से उसने उस सुपरनोवा को खत्म करने की कोशिश की और उसने आर्टिफिशियल ब्लैक होल से उसकी सारी हीट को अब्सॉर्ब कर लिया, लेकिन तब तक वो सुपरनोवा न्यूरो के प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर चुका था। न्यूरो इन सब का जिम्मेदार मुझे और फेडरेशन को मानता है। उस सुपरनोवा को खत्म करने के बाद उस ब्लैक होल ने मुझे और न्यूरो को भी अपने अंदर ही खींच लिया और इस तरह उन दोनों ने टाइम ट्रैवल किया। लेकिन न्यूरो की शिप 29 साल पहले ही ब्लैक होल से निकल आई और जब मैं उस ब्लैक होल से निकला तो न्यूरो उसका वहीं पर इंतजार कर रहा था। उसने मेरी जान बख्श दी क्योंकि वो चाहता था कि मैं भी अपने प्लेनेट को अपनी आंखों के सामने खत्म होते हुए देखूं। न्यूरो वल्कन्स के प्लेनेट को खत्म करने के बाद अर्थ को भी खत्म करने वाला था। जेम्स ये सब सुनकर दंग रह जाता है। वो दोनों नजदीकी स्टारफ्लीट के आउटपोस्ट के पास जाते हैं। वहाँ पर स्कॉटी नाम का स्टारफ्लीट इंजीनियर रहता था, मतलब रहता नहीं था, स्टारफ्लीट वालों ने पनिशमेंट के तौर पर उसे वहाँ भेजा था। उसका मानना था कि किसी भी आदमी को एक हाई स्पीड में ट्रैवल करते हुए स्पेसशिप में टेलीपोर्ट करना पॉसिबल है। अब क्योंकि ये स्पॉक फ्यूचर से आया था, इसलिए वो उसे बता देता है कि इस टेक्नोलॉजी की खोज उसी ने की है। स्पॉक उसकी टेलीपोर्टेशन इक्वेशन में कुछ बदलाव करता है और अब वो अपने शिप में टेलीपोर्ट हो सकते थे। जेम्स स्पॉक को भी अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन वो उसे साथ चलने से मना कर देता है, जिस पर जेम्स उसे कहता है कि वो वाला स्पॉक बहुत ढीठ है, वो उसे अकेला ये सब नहीं समझा पाएगा। स्पॉक उसे कहता है कि उसे बस स्पॉक के इमोशंस को बाहर लाना है, जिसे वो हमेशा छुपा कर रखता है, और उसका काम हो जाएगा। जेम्स और स्कॉटी शिप में टेलीपोर्ट हो जाते हैं, लेकिन स्कॉटी एक टनल में फंस गया था। इससे पहले वो उसके अंदर मर जाता, जेम्स उसे वहाँ से बाहर निकाल लेता है। स्पेसशिप के सिक्योरिटी गार्ड उन्हें पकड़ लेते हैं। स्पॉक जेम्स को वापस शिप में देखकर हैरान था, क्योंकि ऐसा कर पाना इम्पॉसिबल था। स्पॉक उन्हें गिरफ्तार करने के ऑर्डर्स देता है, पर यहाँ जेम्स उसे गुस्सा दिलाता है। वो कहता है कि तुमने अपने प्लेनेट और अपनी माँ को मरते हुए देखा है, फिर भी तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी बदले की फीलिंग्स नहीं है। शायद तुम्हें अपने लोगों की मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब सुनकर स्पॉक को पहली बार गुस्सा आता है। वो जेम्स को मारने लगता है, लेकिन जेम्स उसके ऊपर हाथ नहीं उठाता। स्पॉक के पिता उसे रोकते हैं और यहाँ स्पॉक को एहसास होता है कि वो अपने इमोशंस पर काबू नहीं कर पा रहा, इसलिए वो कैप्टन की पोस्ट से रिजाइन कर देता है। जेम्स को इसी का इंतजार था, क्योंकि अब वो शिप का नया कैप्टन है। जेम्स को पता था कि न्यूरो को कैसे हराना है और अब उनके पास स्कॉटी की एडवांस टेलीपोर्टेशन टेक्नोलॉजी भी थी। दूसरी ओर न्यूरो अर्थ तक पहुंच गया था। वो ड्रिल की मदद से अर्थ के कोर में छेद करने लगते हैं। स्पॉक और जेम्स दोनों ही न्यूरो की शिप में टेलीपोर्ट हो जाते हैं और उनके लोगों को मारते हुए किसी तरह रेड मैटर तक पहुंचते हैं, जो उस फ्यूचर से आए हुए स्पॉक के स्पेसशिप में था। यहाँ स्पॉक को पता चल गया था कि जेम्स उसे कुछ न कुछ छुपा रहा है, क्योंकि वो स्पेसशिप फ्यूचर से आई थी और वो उसे पहचान लेती है। वो दोनों अपने प्लान के अकॉर्डिंग अलग अलग हो जाते हैं। जेम्स क्रिस्टोफर को ढूंढने जाता है, लेकिन न्यूरो के लोग उसे चारों ओर से घेर लेते हैं। जेम्स यहाँ बुरी तरह से फंस गया था, लेकिन जब न्यूरो को पता चलता है कि स्पॉक्स रेड मैटर को लेकर वहाँ से भाग रहा है, तो उनका सारा फोकस उसे रोकने पर था और इसी मौके का फायदा उठाकर जेम्स उसके लोगों को खत्म कर देता है। वो क्रिस्टोफर को उनके चंगुल से छुड़ा लेता है। दूसरी ओर स्पॉक्स उस ड्रिल मशीन को डिस्ट्रॉय कर देता है जो अर्थ के कोर में छेद कर रही थी। वो उस रेड मैटर को लेकर न्यूरो की शिप से टक्कर करने वाला था। जब तक ये बात न्यूरो को समझ आती, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जेम्स, क्रिस्टोफर और स्पॉक तीनों टक्कर से पहले अपनी शिप में टेलीपोर्ट हो जाते हैं और रेड मैटर एक्टिवेट होते ही वहाँ पर ब्लैक होल बनना शुरू हो जाता है। इससे पहले न्यूरो टाइम ट्रैवल करके कहीं और पहुंच जाता। जेम्स उसे सरेंडर करने के लिए कहता है, लेकिन न्यूरो को मरना पसंद था पर झुकना नहीं, इसीलिए वो सरेंडर नहीं करता। आखिर में जेम्स को उसकी शिप के ऊपर हमला करके उसे
खत्म करना पड़ता है। न्यूरो के पूरे शिप को ब्लैक होल निकल जाता है। वो लोग भी जब वहाँ से निकलने वाले थे तो उनका शिप उस ब्लैक होल की ग्रेविटेशनल फील्ड की चपेट में आ जाता है, जिससे निकलना इम्पॉसिबल था। उनकी शिप भी धीरे धीरे टूटने लगती है, लेकिन उनके पास भी एक उल्टे दिमाग का इंजीनियर था। वो उस ब्लैक होल के अंदर कुछ ब्लास्टर्स फेंक देता है, जिसके धमाके से इतनी ज्यादा फोर्स जनरेट होती है कि उनका शिप अपने आप ही उस ब्लैक होल से बाहर आ जाता है। और इस तरह उन्होंने मिलकर फ्यूचर से आए इस खतरे को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। वो सभी अर्थ पर लौट आते हैं। हम देखते हैं कि बूढ़ा स्पॉक भी अर्थ पर आ गया था, क्योंकि उसका फ्यूचर में वापस जाना पॉसिबल नहीं था। स्पॉक उसे देखता है तो शुरुआत में उसे पहचान नहीं पाता। बूढ़ा स्पॉक उसे बताता है कि वो फ्यूचर से आया है। वो कहते हैं कि तुम और जेम्स बहुत अच्छे दोस्त बनोगे, हालांकि तुम दोनों में कभी नहीं बनने वाली। वो कहते हैं कि हमारा प्लेनेट बेशक खत्म हो गया है, लेकिन मैंने एक नया प्लेनेट खोजा है जहाँ वल्कन्स दोबारा अपनी प्रजाति को आगे बढ़ा सकते हैं। हम देखते हैं कि जेम्स की समझदारी और बहादुरी को देखते हुए काउंसिल उसे कैप्टन की पोस्ट ऑफर करती है। मतलब कहाँ उसे ये पोस्ट 8 साल में मिलने वाली थी, और उसने ये काम सिर्फ 4 सालों के अंदर कर दिखाया। आखिर में हम देखते हैं कि वो सभी अब पूरी तरह से फेडरेशन के मिशन को पूरा करने के काबिल हो चुके थे। क्रिस्टोफर जेम्स को उसके पिता की तरह ही कैप्टन की पोस्ट पर देखकर बहुत खुश था, और इसी तरह वो अंतरिक्ष में नई सभ्यताओं को ढूंढने निकल जाते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म।